कुंडली विश्लेषण जब करवाते हैं तो उसमें जो नक्षत्र होता है उसका विश्लेषण बहुत महत्व रखता है। जब आप कभी भी ग्रहों का जो रिजल्ट होता है उसके बारे में प्रेडिक्शन देने जाते हैं, आपको नक्षत्र विश्लेषण करने से यह पता चलता है कि किस देवता का जो एनर्जी है उस कुंडली में एक्टिव है। अगर कोई प्लैनेट या ग्रह जो जिसे कहते हैं वो पर्टिकुलर नक्षत्र में बैठा होता है तो वो देवता एक्टिवली उस हॉरोस्कोप में काम कर रहे होते हैं, आशीर्वाद देते हैं। इसी को समझने के लिए आज बात करेंगे श्रवण नक्षत्र के बारे में। अगर आपका जन्म मकर राशि में हुआ है और श्रवण नक्षत्र के अंदर हुआ है तो वह जो नक्षत्र है किस तरह से आपकी कुंडली में काम करता है और किस तरह से आपके लीनिएज, आपका जो एक स्किल है वो आपको हेल्प करेगा आगे बढ़ने में। उसको समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल भी लेंगे। इससे आपको यह समझ में आएगा कि आपको किस डायरेक्शन में आपको मेहनत करनी चाहिए और किस तरह से आपको जीवन में पर्टिकुलर सजेशन हेल्प कर सकता है। मतलब किस तरह के लोग आपको हेल्प करेंगे, गाइड करेंगे, सजेशन लेंगे और किसका हेल्प आपको नहीं लेना चाहिए। यह क्लैरिटी जो है ना श्रवण नक्षत्र से ही आता है कि जो श्रवण नक्षत्र है वह मकर राशि के अंदर आता है। मकर राशि के अगर आपका जन्म 10 डिग्री से लेकर 23 डिग्री 20 मिनट के अंदर हुआ है तो आप श्रवण नक्षत्र के राशि के अंदर जन्मे हुए व्यक्ति होंगे। यह जो ग्रह किसी नक्षत्र में बैठ के जो फल देते हैं उसका महत्व ज्यादा होता है। और जो चंद्र राशि है उसको हमारे वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जैमिनी सूत्र में भी इम्पोर्टेंस दिया गया है। जितने भी ब्रांचेस है वैदिक एस्ट्रोलॉजी, जैमिनी सूत्रम, केपी, उन सभी में चंद्रमा के नक्षत्र को बहुत महत्व दिया गया है। और अगर आप डेप्थ में जब किसी हॉरोस्कोप का एनालिसिस करते हैं, एनालाइज जो होता है उसका, उसमें आपको ये एग्जैक्टली पता चलता है कि अदर जो ग्रह है अगर वो भी श्रवण नक्षत्र में बैठे हुए हैं तो आपको उसका फल वो देते हैं उनके दशा अंतर दशा में। और जीवन में भी उसका असर बहुत प्रोमिनेंटली दिखता है। जब भी आप श्रवण नक्षत्र के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे अपने आप को पहचानने के लिए, अपने जीवन का जो एक यात्रा होता है उसको समझने के लिए, तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह से श्रवण नक्षत्र काम करता है। तो श्रवण नक्षत्र जो मकर राशि में है, जनरली सभी सभी को पता है कि जो मकर राशि है वो शनि उसके रूलिंग प्लैनेट होते हैं, शनि प्रधान होते हैं वो। लेकिन जो श्रवण नक्षत्र बेस्ड ऑन विंशोत्तरी दशा के अनुसार से उनका जो ग्रह स्वामी है वो चंद्रमा है। चंद्रमा के अनुसार से ही इसका फलाफल निर्धारित होता है। श्रवण नक्षत्र जो कि लीनियज को दिखाते हैं, आपके फोर फादर, आपके ग्रैंड पेरेंट्स जितने भी आपके पैटर्नल है मैटरनल है उन सब के गाइडेंस को दिखाता है आपके लाइफ में। अगर आपका मकर राशि का जन्म है, श्रवण नक्षत्र है, तो आपको जानना चाहिए कि आपके लीनियज कहाँ से बिलोंग करते थे। उससे आपको एक क्लू मिलता है कि आपको जीवन में किस मार्ग और किस दिशा में जाना चाहिए ताकि आप अपने जीवन को सफल बना सकें। क्योंकि जो एक लीनियज का कनेक्शन है श्रवण नक्षत्र में, वो आपको इस स्टोरी में जो राजा बलि अपने प्रहलाद यानी कि अपने दादाजी से जो गाइडेंस पाते कि विष्णु को समर्पण करना है वो दिखता है श्रवण नक्षत्र में। इसकी जो शक्ति होती है वो पावर टू कनेक्ट होता है, यानी कि आप लोगों से कनेक्ट कर पाते हैं। थोड़ी देर पहले जैसे हम शेयर कर रहे थे कि श्रवण नक्षत्र का जो कनेक्शन है वो माँ सरस्वती से। और माँ सरस्वती किस तरह की देवी है, वो हमें ज्ञान देती है। ज्ञान किस लिए? ताकि हम लोगों को बता सके कि हमारी क्या इच्छा है, हम किस तरह से आगे जीवन में बढ़ना चाहते हैं, या फिर अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। तो वो ज्ञान, वो शक्ति जो आती है वो समान शक्ति से ही आती है। और विष्णु उस जो शक्ति है वो ज्ञान की शक्ति को वो प्रिजर्व रखते हैं। विष्णु ही एक ऐसे देवता है जो ज्ञान का सस्टेनेंस रखते हैं और माँ सरस्वती वह ज्ञान देती है। तो ज्ञान प्राप्ति की जो पहली सीढ़ी मानी जाती है वो श्रवण ही मानी जाती है। जब सूर्य का गोचर श्रवण नक्षत्र में होता है और चंद्रमा जो है पाइसेस में यानी कि मीन राशि में जाता है, तभी वसंत पंचमी मनाया जाता है। तो इन देवताओं का आशीर्वाद श्रवण नक्षत्र में जन्म लेने वाले लोगों का होता है। और सबसे महत्व चीज ये है कि इसका जो ग्रह देवता है, इनके जो ग्रह देवता है वो चंद्रदेव है। चंद्रदेव भी गान गाना गाने के, संगीत के और वैभव सुख विलासता के देवता माने जाते हैं। जो सिंबल है इसका, जो चिन्ह है वो ईयर है, यानी कि सुनना। किस तरह के बातें आप सुन के समझ के अपने जीवन में उतारते हैं, वह है आपका आप श्रवण नक्षत्र के गुण। आप सरस्वती माँ का जो एग्जाम्पल हम दे रहे थे उसको समझने के लिए कुछ चार्ट कलेक्शन है, रिसर्च है, उसको शेयर कर दें कि किस तरह से हमारे जो सिंगर्स है, महान गायक और संगीतकार जो है, उनके कुंडली में किस तरह से श्रवण नक्षत्र में कुछ ग्रह बैठे हुए हैं जिनके
के द्वारा उनको माँ सरस्वती का आशीर्वाद है, और वह ज्ञान प्रिजर्व रख सके विष्णु भगवान के आशीर्वाद से, और सुख वैभव समृद्धि पा सके अपने जीवन में। सबसे पहला चार्ट लेते हैं, आगे चलते हैं। जो सोनू निगम है, जिनको परिचय की कोई जरूरत नहीं है, उनकी कुंडली को देखें तो उनकी जो कुंडली है लिब्रा राइजिंग है, तुला लगन, और चंद्रमा कर्क राशि का। एनी हाउ कर्क राशि में उनको माता का आशीर्वाद है। अब अगर लिब्रा से हम चौथे घर में जाते हैं, अगर 1 2 3 4 काउंट करें, तो यहाँ पे गुरु जो ज्ञान के जो देवता है और गुरु के जो अधिदेवता माने जाते हैं वो भी विष्णु भगवान ही माने जाते हैं, वो उनके मकर राशि में बैठे। जनरली मकर राशि में गुरु नीच के माने जाते हैं शुरुआती 5 डिग्री में, लेकिन जब वो श्रवणा नक्षत्र में आते हैं तो यही गुरु एक ऐसी कला दे रहे होते हैं जो आपको अपने जीवन के करियर में पीक पे ले जाता है। और यही गुरु यहाँ से सोनू निगम की कुंडली में 10वें घर को देख रहे हैं। डायरेक्ट एस्पेक्ट जो है मून पे और सूर्य पे है, लेकिन ये गुरु जो है ये किस नक्षत्र में है उसको समझते हैं। यहाँ देखिए, ये सोनू निगम का ही चार्ट है। जब हम गुरु के नक्षत्र को देखेंगे तो ये श्रवणा नक्षत्र में 13 डिग्री 45 मिनट में श्रवणा नक्षत्र में, और ये डेबिलिटेशन में, गुरु बेसिकली डेबिलिटेशन में माने जाते हैं कर्क राशि, सॉरी, मकर राशि में। और जब वो श्रवण नक्षत्र के अंदर आते हैं तो उनको एक अद्भुत शक्ति प्राप्त होती है गाने की। अब जैसे सिंबल के बारे में थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि श्रवण नक्षत्र का सिंबल ईयर, यानी कि सुनने की शक्ति। और अब जब गाने की बात होती है तो हम राग पहले सुनते हैं, सीखते हैं, बहुत प्रैक्टिस करते हैं, सुने हुए राग के नोट्स को समझते हैं, उसमें अपने मेहनत लगती है एक एक राग को अपने जीवन में अपने गले में उतार। तो वो जो सुनने की जो शक्ति होती है वो एक प्रैक्टिस से अपने जीवन में उतारते हैं सिंगर्स, और फिर वो एक क्रिएशन करते हैं। माँ सरस्वती भी हमें ज्ञान देती है ताकि हम न्यू क्रिएशन कर सकें। अगर हम देखें शास्त्रों के अनुसार से तो माँ सरस्वती हमेशा ब्रह्मदेव के पास रहती है। वो क्यों? क्योंकि वो ज्ञान की देवी है और ज्ञान चाहिए फॉर क्रिएशन। इसी तरह से जब राग और संगीत की बात आती है तो उसमें भी हमें क्रिएशन चाहिए, और वह क्रिएशन माँ सरस्वती के आशीर्वाद से ही आती है, जो कि सोनू निगम की कुंडली में उनके जुपिटर जो है कैप्रिकॉर्न में श्रवणा नक्षत्र में सेकेंड क्वार्टर में बैठे। क्वार्टर की बात को लेके कभी आगे समझेंगे। आज हमारा फोकस जो है सिर्फ श्रवणा नक्षत्र में, किस तरह से जो सिंगर्स है उनके कुंडली में श्रवणा नक्षत्र में ग्रह बैठे हुए और उनको आशीर्वाद दे रहे हैं माँ सरस्वती का। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं महेंद्र कपूर का। हम सभी को याद है उस 90s में जब हमारे घर में एक सीरियल आता था महाभारत, तो उनका जो टाइटल सॉन्ग था उस सीरियल का, उसे महेंद्र कपूर ने ही गाया था। अगर उनकी कुंडली का विश्लेषण करेंगे तो उसमें भी श्रवणा नक्षत्र का रोल आपको दिखेगा। जैसे कि उनका भी लिब्रा राइजिंग है, और गुरु और चंद्रमा जो है लगन में बैठे। लेकिन अगर हम उनके चौथे भाव में जाए, अगर हम लिब्रा से काउंट करते हैं 1 2 3 4, तो चौथे भाव में जो है मकर जो है वो उनके बैठे हुए हैं। मकर में शनि राहु और मंगल। लेकिन जो मंगल है जो कि मकर में उच्च के माने जाते हैं, वो श्रवणा नक्षत्र में बैठे। ठीक है। अब जो मंगल जो है वो श्रवणा नक्षत्र में बैठे हुए हैं, और वो डायरेक्ट एस्पेक्ट जो दे रहे 10th हाउस को देख रहे हैं। तो वो उनकी जो पहचान हुई एक अलग से, वो पहचान उनको आज तक याद हमारे जहन में है। वह मंगल के द्वारा श्रवणा नक्षत्र का जो आशीर्वाद है माँ सरस्वती का वो आया है उनकी कुंडली, एक अलग आवाज लेके, एक याद में जुड़ने का। अब शनि भी मकर राशि में बैठे हैं, शश महापुरुष योग, सूचक महापुरुष योग राहु के साथ, एक टेलीविजन पे वो चीज आना बहुत बड़ी बात है उनकी आवाज का। तो ये एक दूसरा एग्जाम्पल था महेंद्र कपूर जी का। दूसरा अगर हम एग्जाम्पल ले तो महेंद्र कपूर जी के भी जिंदगी में एक गुरु थे जो जिनको वो अपना गुरु मानते थे, वो मोहम्मद रफ़ी जी को मानते थे। मोहम्मद रफ़ी जी को भी परिचय की कोई आवश्यकता नहीं है, उन्होंने बहुत बेहतरीन गाने गाए हैं जो हमारी यादों में आज भी रहते हैं। आपने उनके गाने जरूर सुने होंगे। आइए उनकी कुंडली का विश्लेषण करते हैं। उनकी जो कुंडली थी वो भी लिब्रा राइजिंग थी और शनि लगन में बैठे हुए थे। पर अगर जब वहां लिब्रा राइजिंग से काउंट करते 1 2 3 4, तो 10वीं राशि में केतु बैठे हुए हैं। केतु जो मोक्ष कारक ग्रह होता है। जब आप किसी गाने को सुनते हैं तब आप सारे दुख को भूल जाते हैं। यही तो एक क्षण भर का जो मोक्ष होता है,
वो आपको हर वो खुशी दे सकता है जिसमें आप सब कुछ भूल जाते हैं। मोक्ष का मतलब ये नहीं होता है कि आप एकदम साधु बन गए। आप उस क्षण में किसी दुख और सुख का अनुभव नहीं कर पाते हैं। और वही मोहम्मद रफी की कुंडली में केतु जो है श्रवण नक्षत्र के माध्यम से देते हैं। उनकी कुंडली में केतु चौथे घर में बैठ के श्रवणा नक्षत्र में है। तो उनके जो गाने थे वो आपको एक पीस ऑफ माइंड देते थे। तो यहाँ पे केतु एक मोक्ष कारक ग्रह होते हुए भी उनको माँ सरस्वती का एक अद्भुत आशीर्वाद दे रहा है। दूसरा एग्जाम्पल और समझते हैं श्रवणा नक्षत्र के। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो अगर आप अपना करियर प्लान कर रहे हैं सिंगिंग के फील्ड में या गाने बजाने के इसमें, मतलब किसी आप इंस्ट्रूमेंट प्ले करना चाहते हैं या सिंगर बनना चाहते हैं या सॉन्ग लिखना चाहते हैं, वो सारी चीजें आपको श्रवणा नक्षत्र में माँ सरस्वती के आशीर्वाद से मिलेगा। दूसरा एग्जाम्पल लेके समझेंगे, A R रहमान जी की कुंडली। इनको भी परिचय की कोई आवश्यकता नहीं है। इनकी कुंडली को अगर देखें, जेमिनी राइजिंग यानी कि मिथुन राशि का जो लगन है, और इनके 8वें घर में मंगल है। अगर हम मिथुन से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो 8वें घर का जो मंगल है वो उच्च का बैठा हुआ है शुक्र के साथ, और मंगल श्रवणा नक्षत्र में है, शुक्र भी श्रवणा नक्षत्र में है। और ये दोनों के दोनों दूसरे घर को देख रहे हैं। दूसरा घर कुंडली में भी आवाज का घर होता है, जहाँ आप बोलते हैं। वहां पे आप एक जो आवाज दे के एक परिचय दे रहे हैं, अपना एक मैसेज पहुंचा रहे हैं लोगों को, वहां इनकी कुंडली में उच्च का मंगल यह परिचय पहुंचा रहा है। रेट्रोग्रेड वीनस जो कि एक प्रेम का कारक होता है, इन्होंने बहुत सारे ऐसे गाने गाए हैं जो आज भी रोमांटिक सॉन्ग्स के लिए ज्यादा जाने जाते हैं। तो इसमें इस कुंडली में हमने देखा कि मंगल और शुक्र दोनों के दोनों श्रवणा नक्षत्र में माँ सरस्वती का आशीर्वाद इनके जीवन में दे रहे हैं। दूसरी कुंडली को देखेंगे, पंडित जसराज जी। इनकी कुंडली में जो है सूर्य श्रवणा नक्षत्र में है और शुक्र भी श्रवणा नक्षत्र में है। सूर्य और शुक्र दोनों 7वें घर में बैठे हुए हैं और श्रवण नक्षत्र का आशीर्वाद इनको भी मिला हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है कि सूर्य जो है ना, इनके दूसरे घर का स्वामी है। कर्क लगन है और सिंह राशि जो है दूसरे घर में है, और दूसरे घर का स्वामी सूर्य जो है श्रवण नक्षत्र में बैठा हुआ है। इस तरह से आगे बढ़ते हैं, दूसरे एग्जाम्पल को लेते हैं। अब हम देते हैं कि भीमसेन जोशी जी जो है, उनकी कुंडली में किस तरह से श्रवण नक्षत्र काम करता है। अभी तक जो हमने एग्जाम्पल लिया था, ये सारे के सारे D1 चार्ट में था, यानी कि राशि लग्न चार्ट में था। कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे होंगे कि आपको D1 चार्ट में नहीं दिखेंगे, बट ब्रिलियंटली काम करते हैं D9 चार्ट में। वो एक अलग अद्भुत रचनात्मक क्रिएशन होता है, जो एक अलग हिस्ट्री क्रिएट करते हैं या फिर किसी एक नए चीज को शुरुआत देते हैं एक नए जनरेशन के लिए। तो भीमसेन जोशी की जो कुंडली है, उनको अगर देखें तो जो लगन कुंडली है वो वृश्चिक लगन से राइजिंग है, और चंद्रमा जो है एरीज का है, यानी कि मेष राशि का है। और वही उनका जो नवांशा चार्ट है D9 चार्ट, उसमें शनि जो है वो श्रवण नक्षत्र में बैठे हुए। शनि उनके श्रवण नक्षत्र में इनके चौथे घर में बैठे हैं, और वहां से वो 10वें घर को देख रहे हैं, जो करियर का घर माना जाता है। यहाँ इनकी कुंडली में भी श्रवण नक्षत्र एक्टिव है। तो श्रवण नक्षत्र बेसिकली क्या कर रहे हैं, क्लासिकल वे में, क्योंकि शनि बैठे हुए हैं, तो क्लासिकल वे में एक हिस्ट्री क्रिएट हुआ है। श्रवण नक्षत्र का यहाँ पे रोल आया। अब दूसरा एक एग्जाम्पल थे MS सुब्बल लक्ष्मी। इनकी कुंडली में भी D9 में ही एक बहुत महत्वपूर्ण प्लैनेट जो है श्रवण नक्षत्र में बैठा। राग को सूर्य देव से भी कनेक्ट किया जाता है, और इनकी कुंडली में जो है सूर्य जो है वो लगन में बैठे हुए हैं श्रवण नक्षत्र में, और D9 का राइजिंग भी जो है वो श्रवण नक्षत्र है। ये सारे लेजेंड जितने भी हैं, सब ने माँ सरस्वती का आशीर्वाद पाया है। अगर आपकी कुंडली में कोई ग्रह श्रवण नक्षत्र में है, इसका तात्पर्य यह है कि आपको वह ज्ञान दिया गया है। सीधी सी आम भाषा में, आजकल की भाषाओं में बोले तो आपके आत्मा में वो सॉफ्टवेयर ऑलरेडी इंस्टॉल है। यू जस्ट नीड टू एक्टिवेट दैट। आपको सिर्फ उसे जगाना है। आपको वो शक्ति दी गई है। माँ सरस्वती के शरण में जाके उनसे प्रार्थना करके, विष्णु भगवान से प्रार्थना करके, ताकि वो जो प्रिजर्व नॉलेज है आप उसको जगा सके। ऑलरेडी इतने सारे चार्ट में ये एक कॉमन जो
पैटर्न रिपीट हो रहा है, ये पैटर्न नॉर्मल बात नहीं। ये यह दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं माँ सरस्वती का एक स्ट्रॉन्ग ब्लेसिंग्स जो है इन सिंगर्स के लाइफ में है। और आपकी कुंडली में अगर है तो आपके भी बात का महत्व रहेगा, आपके बोले हुए बात को लोग समझेंगे, आप अपनी बात बहुत बड़े पैमाने तौर पे बड़े लोगों के जो एक समूह होती है, आम जो समूह होता है जो जनता का, उस तक पहुंचा पाओगे, लोगों के दिल को छू पाओगे। तो श्रवणा नक्षत्र का ये अच्छा और सबसे जो महत्वपूर्ण एनर्जी है ये आप यूज कर पाओगे अगर आपकी कुंडली में कोई भी ग्रह श्रवणा नक्षत्र में। दूसरा एग्जाम्पल ये है मानडे का, जो उनकी कुंडली है उसमें भी जो मरकरी और मून है नवांश कुंडली में, मरकरी भी है उनका श्रवणा नक्षत्र में है। देखिए उनका श्रवणा नक्षत्र में मरकरी है। अब सबसे जो इंटरेस्टिंग चीजें हैं कि मकर राशि के अंदर ही एक नक्षत्र होता है धनिष्ठा नक्षत्र, जिसको जनरली सारे ज्योतिष बोलते हैं संगीत का नक्षत्र है, जो गाने बजाने का जो करियर होता है वो धनिष्ठा से जुड़ा होता है। इसके पीछे रीजन ये कि धनिष्ठा का जो चिन्ह है, वो सिंबल जो है वो बांसुरी या डमरू है। लेकिन जब आप डिटेल में पढ़ोगे तो श्रवणा नक्षत्र जो वो कान है, जो कान का जो अंदर का जो कंस्ट्रक्शन होता है, जो एक तरह से जो बोन्स क्रिएशन होता है, वो तीन होते हैं अंदर कान के ईयर ड्रम के पास, वो जुड़े हुए होते हैं। और वो ईयर ड्रम जहाँ पे हम कुछ बोल रहे हैं और वो साउंड आके हमारे दिमाग में समझ में आता है कि कुछ आवाजें आ रही है, वो ईयर ड्रम, वो ड्रम सिंबल जो है वो धनिष्ठा से कनेक्शन है। तो श्रवणा के बाद ही धनिष्ठा आता है। तो श्रवणा और धनिष्ठा का एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। श्रवणा में विष्णु भगवान और माँ सरस्वती का आशीर्वाद है, और धनिष्ठा में अष्टवसु यानी कि 8 प्रकार के जो एलिमेंट्स होते हैं उनका, उन देवताओं का आशीर्वाद है। तो जब आप सुन के अपने लीनियज से कुछ सीखते हैं, समझते हैं, या फिर वही चीज आपको माँ सरस्वती के आशीर्वाद से राग के तौर पे गुरु से मिलता है, तो आप समझ पाते हैं कि किस तरह से आप उसको अपने जीवन में उतारोगे और फिर आप आम लोगों तक पहुंचाओगे, उनको दिल को छुओगे। तो ये श्रवण नक्षत्र से था। धनिष्ठा में आप एक तरह से आप उस जंग को जीत लेते हैं, आप एक सक्सेसफुल सिंगर बन के एक परचम लहरा के वो नेक्स्ट जनरेशन को देने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि आपका अगर कोई भी ग्रह श्रवण नक्षत्र में, तो नेक्स्ट जर्नी आपकी धनिष्ठा की तरफ ही जाएगी। उसी तरह से माना डे ने भी बहुत अच्छे अच्छे गाने लिखे हैं और गाए हैं। जो माना डे ने जो गाना गाए हैं वो श्रवण नक्षत्र में बुध के कारण आया है। बुध जो है उनका दूसरा जो घर है लगन कुंडली में, लगन कुंडली में अगर उनका जो बुध दूसरे घर का स्वामी है वो D9 में जाके एक्सॉल्टेशन, सॉरी, यहाँ पे मकर राशि में जा रहा है, तो वहां पे वो श्रवण नक्षत्र में एक्टिव है। यहाँ पे भी माँ सरस्वती का आशीर्वाद देखने के लिए मिलता है। अब जब इतने अच्छे से श्रवण नक्षत्र का जब रिसर्च हो रहा था, तब उस रिसर्च में ये भी पाया गया कि चंद्रमा के जितने नक्षत्र होते हैं वो 3 नक्षत्र, हस्ता, श्रवणा और रोहिणी, ये तीनों नक्षत्र जो है आपको संगीत के फील्ड में, संगीत का जो क्षेत्र है उसमें आपको सफलता दिलाता है। एक तरह से ये गंधर्व विद्या है जो चंद्रमा की तरफ से दिया जाता है, माँ सरस्वती का आशीर्वाद उनको मिलता है। तो जब संगीत की बात हो रही है, और भी बहुत सारे गायक हैं जिनकी कुंडली हम नहीं ली गई है, उनके कुंडली में चंद्रमा प्रोमिनेंट था, और कोई न कोई ग्रह चंद्रमा के नक्षत्र में जाके बैठा हुआ था। उसका एक एग्जाम्पल एक समझते हैं। जब जहाँ लता जी की कुंडली ली गई है, यहाँ पे इनकी कुंडली में जो है, जो सूर्य है, यहाँ इनकी चंद्रमा जो है कर्क राशि की है, और जो सेकंड हाउस है चंद्रमा से, वह जो है वो सूर्य है। और वो जो सूर्य है वह उनका हस्ता नक्षत्र में बैठा हुआ, हस्ता नक्षत्र भी जो है मालिक होता है चंद्रमा का। तो अगर श्रवण नक्षत्र में आपकी कोई ग्रह है नहीं है, और आप फिर भी करियर क्षेत्र बनाना चाहते हैं संगीत में, तो उसके लिए भी आपको देखना पड़ेगा कि चंद्रमा का जो अदर 2 नक्षत्र है वह किस तरह से एक्टिव है आपकी कुंडली में। क्या कोई इंपॉर्टेंट योग बन रहा है उसका कुंडली में, हस्ता नक्षत्र में या रोहिणी नक्षत्र में, या फिर कोई इंपॉर्टेंट ग्रह बैठे हुए हो उसको नक्षत्र में, हस्ता में या रोहिणी में, तो वहां पे आपको उस क्षेत्र में अग्रसर करेगा, सपोर्ट करेगा करियर, कि आप करियर करियर बना पाए संगीत के क्षेत्र में। इसका जो आगे रिसर्च है वो हम आगे और शेयर करेंगे, हस्ता का और रोहिणी नक्षत्र का भी। लेकिन आज का जो
इम्पोर्टेंट था श्रवण नक्षत्र, जो कि माँ सरस्वती का आशीर्वाद माना जाता है, और किस तरह से ये सारी जो सिंगर्स है उनकी कुंडली में कहीं ना कहीं कोई ना कोई ग्रह श्रवण नक्षत्र में इम्पोर्टेंस रख रहा है। तो आपको भी अपनी कुंडली में देखना चाहिए कि कोई ग्रह श्रवण नक्षत्र में है, और किस तरह से आपके लीनिएज आपको हेल्प कर सकते हैं, उनका गाइडेंस आपको हेल्प कर सकता है। अब रहा बात जब श्रवण नक्षत्र की हो रही है तो उसके उपाय कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए माँ सरस्वती की पूजा या विष्णु भगवान की आराधना, आपको जो ज्ञान दिया गया है आप उसे एक्टिवेट कर सकते हैं। अगर कोई मेलेफिक है उस श्रवण नक्षत्र में, तो आपको उस नक्षत्र से रिलेटेड राग का भी एक हेल्प लेना चाहिए। जो श्रवण नक्षत्र से रिलेटेड राग है वह हम यहाँ पे मेंशन करें, हेमावती राग, धर्मावती राग, ये सारे राग जो है मेलाकर्ता राग से लिए गए हैं। अगर श्रवण नक्षत्र फर्स्ट क्वार्टर में है तो कौन सा राग सुनना चाहिए, सेकंड क्वार्टर में है तो किस तरह का राग सुनना चाहिए। क्वार्टर 4 तरह के होते हैं नक्षत्रों के, तो बेस्ड ऑन क्वार्टर नक्षत्रों के हमें राग का ध्यान करने से, अगर उस नक्षत्र में कोई अफ्लिक्शन है तो वो ठीक होने लगता है, और जो खराब ग्रहों के योग बने हुए वह हमारे फेवर में काम करने लगते हैं। अब किस तरह से उपाय काम करते हैं उसका भी डिटेल आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। आज कौन सा उपाय करना चाहिए, तो 4 मीनाकर्ता राग में से जो मेंशन हेमावती, धर्मावती, ये सारे राग आपको सुनने चाहिए। इससे भी श्रवण नक्षत्र के एफ्लिक्शन कम होते हैं। और दूसरा, जो विष्णु भगवान है उनकी जो एनर्जी है उसको हम एक्टिवेट करते हैं श्रवण नक्षत्र में। जो यहाँ पे 85 टू 88 श्लोक जो है बेस्ड ऑन क्वार्टर, आपका जन्म श्रवण नक्षत्र के फर्स्ट क्वार्टर में है तो कौन सा श्लोक पढ़ना चाहिए, विष्णु सहस्त्र नाम का 85th श्लोक। अगर श्रवण नक्षत्र के सेकंड क्वार्टर में है तो विष्णु सहस्त्र नाम का 86th श्लोक। अगर आपका श्रवण नक्षत्र थर्ड क्वार्टर में है, थर्ड पदा में है, तीसरे पदा में, तो आपको विष्णु सहस्त्र नाम का यहाँ पे 87 श्लोक, और लास्ट यानी कि फोर्थ क्वार्टर में है तो विष्णु सहस्त्र नाम का जो है 88 श्लोक पढ़ना चाहिए। ये जो श्लोक का जो महत्व है हर नक्षत्र क्वार्टर के बेसिस पे है। किसी और दिन चर्चा करेंगे कि किस तरह से विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ हर एक नक्षत्र क्वार्टर से कनेक्टेड है और किस तरह से आपको ये लाभ देता है। अभी के लिए फिलहाल श्रवण नक्षत्र में आपको 85th टू 88th श्लोक का जाप करना चाहिए। अगर आप कंफर्म है कि कौन से क्वार्टर में है आपका वो पर्टिकुलर ग्रह या चंद्रमा श्रवण नक्षत्र में, तो आपको बेस्ड ऑन क्वार्टर इस ग्रह के लिए आप इस श्लोक का जाप कर सकते हैं। या अगर आपको नहीं पता है कि श्रवण नक्षत्र के कोई एग्जैक्ट टाइम ऑफ बर्थ नहीं पता है, तो आप इन पांचों, ये जो 85th से 88 श्लोक है, ये चारों श्लोक का जाप पूरी तरह कर सकते हैं। आपको अपने जीवन में परिवर्तन दिखेगा, अपने करियर में गाइडेंस मिलेगा, आपके लीनिएज का सपोर्ट मिलेगा, और श्रवण नक्षत्र में जितने भी प्लैनेट बैठे हुए हैं या फिर जो उसे आस्पेक्ट कर रहे हैं आपको एक डायरेक्शन देंगे। अगर आप अपना करियर जो है संगीत के क्षेत्र में बनाना चाहते हैं, तो इस रिसर्च के अनुसार से यही पता चला है कि श्रवण नक्षत्र एक बेहतरीन करियर देता है सिंगिंग में, जो आपको हेल्प करेगा आगे आप सक्सेस पाने में। और किस तरह से आपको एनर्जी एक्टिवेट करना है राग के माध्यम से या फिर किसी इंस्ट्रूमेंट को प्ले करके। होप ये इन्फॉर्मेशन आपको हेल्पफुल होगा और आप अपनी कुंडली में भी कनेक्ट कर पाएंगे। अगर श्रवण नक्षत्र में है तो आपको किस तरह से संगीत के क्षेत्र में सफलता मिल सकती है। नमस्ते।